नमस्कार बच्चों। कक्षा 12वीं हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के दूसरे पाठ आलोक धनवा की पतंग कविता को आज हम पढ़ने के लिए उपस्थित हैं। इस कविता को समझने के लिए मैंने इसे 2 भागों में बांटा है। आज हम इसका पहला भाग पढ़ेंगे। पहले लेखक परिचय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लेखक परिचय प्रश्न पत्र में आता नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। आलोक धनवा का जन्म सन 1948 में मुंगेर बिहार में हुआ। जिन पंक्तियों को मैंने बोल्ड किया हुआ है उन पंक्तियों को आप अवश्य लिख लेना अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में। प्रमुख रचनाएं: पहली कविता जनता का आदमी 1972 में, उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां से प्रसिद्धि हुई इनकी। दुनिया रोज बनती है इनका एकमात्र संग्रह है। संग्रह मतलब एक कलेक्शन है, दुनिया रोज बनती है, उसमें इनकी सारी कविताएं हैं। प्रमुख सम्मान इनको कौन कौन से मिले? राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान। इनकी जो पंक्ति सबसे प्रसिद्ध है वो ये है: जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। 7वें 8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता प्राप्त की। सन 1972-73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के गंभीर काव्य प्रेमियों को जवानी याद रही हैं। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ नहीं है, अर्थात अभी तक लोग उनको जान नहीं पाए हैं। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद, ख्याति मतलब प्रसिद्धि, या शायद उसी की वजह से अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया। कहते उन्होंने ज़्यादा नहीं लिखा है। सन 1972 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 98 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे। दशक कहते हैं 10 सालों का समूह। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंगकर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की। अब ये पाठ्य प्रवेश है। पाठ्यपुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है, इसको आप ध्यान रखें। ये लंबी कविता में ज़्यादा लंबी कविता होती है, ये उसका मात्र एक हिस्सा है, जिसके तीसरे भाग को पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है कि बच्चों में कौन कौन सी नेचुरल इच्छाएं होती हैं, किस तरह की उम्मीदें होती हैं। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। जो बच्चे क्रियाकलाप करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, और नेचर में जब परिवर्तन आते हैं उसके बाद उसके परिवर्तन को दिखाने के लिए सुंदर बिंब इसमें दिखाए गए हैं। बिंब वो होता है जिनको देखने के बाद हमें ऐसा लगे कि हमारे सामने हो रहा है। अगर वो आँखों से लगता है तो दृश्य बिंब होता है, अगर हमें ऐसा लगता है कि नाक के साथ उसका संबंध है तो घ्राण बिंब होता है, और ऐसा लगता है हमें सुनाई सा दे रहा है तो वो श्रोत्र बिंब होता है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। पतंग का अर्थ यहाँ पर रंग बिरंगा सपना है बच्चों का। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं, बालमन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। बच्चे जो पतंगे उड़ाते हैं और वो खुश होते हैं, बच्चे की पतंग इतनी ऊंची गई, कहते उसका अर्थ यह है कि उनके सपनों को दिखाया जाता है वहाँ पर। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, मृदंग मतलब ढोल, जहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं। मतलब उनको जहाँ डर लगता है लेकिन वो डर को जीत बनाते हैं, जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों अंधेरे के बाद, भादों महीना को अंधेरे का प्रतीक माना है,
के बाद शरद की प्रतीक्षा करें। शरद को उजाला का प्रतीक माना शरद माह को। तो क्या आप भी बच्चों के सपनों को एक अवसर देना चाहेंगे? ये इस कविता का मुख्य वो है। आज हम इस कविता के केवल इतने अंश को पढ़ेंगे, सबसे तेज बौछारें से लेकर के नाजुक दुनिया तक। ये कविता मुक्त छंद में लिखी हुई है, अर्थात इसकी उस तरह से लय नहीं है जिस तरीके से आत्म परिचय में आपको मिलती है। एक बार अभ्यास करें किस तरह से इसको बोलना है। सबसे तेज बौछारें गईं, भादों गया, सवेरा हुआ, खरगोशों की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया, पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। लेखक कह रहे हैं कि सबसे तेज बौछारें गईं। अब सबसे तेज बौछारें कब आती हैं? सावन के महीने में आती हैं। कहते वो महीना चला गया। भादों गया। अब सावन के बाद कौन सा महीना आता है? भादों। जो थोड़ी बहुत बारिश रहती है वो उसमें होती है, तो कहते भादों भी गया। कहते हैं उन दोनों महीनों के जाने के बाद, हमारे जो भारतीय महीने हैं चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, इस तरह से बोलते ना, तो अब इन दोनों महीनों को जाने के बाद सवेरा हुआ। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा शरद आया। अब कहते शरद ऋतु आ गई और शरद ऋतु में वातावरण खुला हुआ है। और देखिए कवि ने कितना अच्छा बिंब प्रयोग किया है, दृश्य बिंब है, हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शब्द बोलते ही हमें खरगोश भी याद आ रहा है, उसके सफ़ेद सफ़ेद शरीर पर लाल लाल आंखें भी याद आ रही हैं। तो ऐसा ही लाल सवेरा है, मतलब प्रकाशमान है, मनोहर है, सुंदर है। और वो शरद कैसे आ रहा है? पुलों को पार करते हुए। अब देखिए शरद आया, अब शरद तो महीना है, अब महीना कैसे आ सकता है? तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, अर्थात महीने को मनुष्यों की तरह से उसके कार्य को दिखाया गया। अब कैसे आया? पुलों को पार करते हुए। जैसे हम पुलों को पार करते हुए आते हैं, ऐसे उसने सावन पार किया, भादों पार किया, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। जैसे कोई बच्चा अपनी साइकिल नई साइकिल लाता है तो उसको दिखाता है, तेज तेज लाता है, ऐसी वो भी अब आ रहा है हमारे सामने। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, मतलब उद्घोषणा करते हुए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, मतलब प्यार भरे और उम्मीदों भरे संकेतों से वो बुला रहा है कि मैं आ चुका हूँ, अब उड़ जाओ, अब अपनी उम्मीदों को उठाओ। अब तक तो आप बारिश के महीने में और अंधेरे के महीने में अपने आप को दबाए हुए थे। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, अब वो किनको बुलाता है? बच्चों के झुंड को। कौन बुलाता है? शरद का महीना। बुलाना, आना, साइकिल तेज चलाते हुए आना, ये घंटी बजाना, ये सब मानवीकरण अलंकार है। और वो क्या करता है? आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। शरद ऋतु ने ऐसा अवसर प्रदान कर दिया है, ऐसा उत्साह का, ऐसा उमंग का माहौल पैदा कर दिया है कि अब आकाश बड़ा मुलायम बन गया है। मुलायम मतलब बच्चों के लिए एक अनुकूल माहौल बन गया है कि अब वो अपनी पतंगें उड़ाएंगे तो पहले के महीनों की तरह से रुकेंगे नहीं, अब उनकी पतंग आराम से ऊपर चली जाएगी। अब न तेज हवाएं हैं, अब न तेज बारिश है। और ये जो आपका शरद ऋतु है, कैसा अवसर दे रही है? दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, पतंग, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। कमानी कहते हैं बांस की सबसे पतली डंडी, जिसको बच्चे लगाते हैं। बच्चों के पास क्या होता है? सबसे कम साधन होते हैं, संसाधन होते हैं, तो वो कागज ले लेते हैं, है ना, और सबसे पतली कोई लकड़ी ले लेते हैं जिसको खरीदना नहीं पड़ता।
आजकल तो खैर बच्चे खरीद लेते हैं, पहले तो बच्चे क्या कागज़ लिया और ऐसे कागज़ में धागा लगा के उड़ाने लग गए। क्यों? क्योंकि वो उनकी उमंगें होती हैं। और फिर उसके साथ क्या होता है कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। फिर कहते हैं जब पतंग उड़ेगी तो सीटी बजाएंगे, किलकारी करेंगे, किलकारी मतलब बच्चों वाली आवाज़ें करेंगे, और जो तितलियों की नाजुक दुनिया शुरू हो जाएगी। मतलब वो बच्चे तितलियों की तरह से रंग बिरंगे, तितलियों की तरह से नाजुक होते हैं। अर्थात शरद ऋतु ने बच्चों को एक ऐसा माहौल प्रदान किया है जिसमें वे अपनी उम्मीदों को, अपने सपनों को पूरा कर सकें। मुझे उम्मीद है आपको ये कविता समझ में आई होगी। इसका एक ही खंड में आपको पढ़ा रहा हूँ। एक बार फिर से हम इसको अर्थ के साथ रिवाइज कर लेते हैं। सबसे तेज बौछारें गई, भादों आया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया। पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इसके कठिन शब्द आप कविता को लिखेंगे, कठिन शब्दों को लिखेंगे। इसमें भाव सौंदर्य क्या है, देखिए इसमें बच्चों की बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का चित्रण किया गया है। ये पाठ प्रवेश में दिया हुआ है। और प्रकृति में आए हुए परिवर्तन को दिखाने के लिए उन्होंने सुंदर बिंबों का उपयोग किया है। तीसरा, पतंग का अर्थ है बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना, जिसके माध्यम से वे आसमान की ऊंचाइयों को पार करना चाहते हैं। और इसमें शरद ऋतु को उत्साह और उमंग का एक वातावरण के रूप में दिखाया गया है। भाषा के रूप में जब आप देखें, भाषा सौंदर्य के रूप में, तो इसमें दृश्य बिंब का प्रयोग हुआ है। आँखों की, खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, और जगह जगह पर कई और भी बिंब आए, जैसे घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, तो कई बिंबात्मक शैली है। और इसमें लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है। मतलब जो भाषा का जो अर्थ है, वो कविता का जो अर्थ है पहली बार में नहीं निकलता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा अन्य अर्थ में जाना पड़ता है। जैसे पतंग का अर्थ रंगीले सपने हैं, इसमें खड़ी बोली है और सहज इसमें अभिव्यक्ति है, मतलब सहज रूप से हमें आसानी से समझ में आ रहा है। इसमें जगह जगह पर अलंकार हैं, जैसे खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, तो उपमा अलंकार है। और शरद आया, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। और खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा में दृश्य बिंब है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पहला भाग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और गृह कार्य को पूरा करें। जय हिंद।